पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व, ऑडियो 3। संयुक्त परिवार को एक सहकारी समिति मानकर इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि हर किसी को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक विवश होना पड़े, एक दूसरों के लिए असीम प्यार रखे और अपनी अपेक्षा अन्य की सुविधा को प्राथमिकता देते रहे। आवेश और कटुता, दुर्भाव और तिरस्कार, आलस्य और अकर्मण्यता, अहंकार और दबाव की क्षुद्रताएं आदि निरस्त की जा सके तो बिखरते परिवारों को पुनः संयुक्त रहने के लिए सहमत किया जा सकता है। सुव्यवस्थित आचार संहिता पर निर्धारित हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली अपने देश के लिए तो उपयोगी सिद्ध है ही, साथ ही समस्त संसार को भी इस परंपरा को अपनाने के लिए आकर्षित करेगी। पर यह संभव तभी है जब शालीनता और सज्जनता का बनाए रखा जाए और उसके विकास का निरंतर ध्यान रहे। अपनत्व के अभाव में सम्मिलित परिवार का लाभ तो सब उठाना चाहते हैं, दायित्व कोई नहीं संभालना चाहता। देखा देखी इतनी बढ़ जाती है कि किसी काम को न करने के कारण पूरे परिवार को हानि होने वाली हो तो भी सब एक दूसरे की ओर ताकते रहते हैं। शक्ति नष्ट होती रहती है पर उसका उत्पादक प्रयोग नहीं हो पाता। एक दूसरे से छिपाकर पैसों और वस्तुओं की चोरी भी की जाती है। कई सम्मिलित कृषक परिवारों में परिवार के सदस्य ही खेत से बीज चुरा लेते हैं। अन्न आंगन में बिखरा रहता है। कई किलो अनाज भोजन की जूठन के रूप में फेंका जाता है, जबकि अलग हो जाने के बाद न तो आंगन में इस तरह एक भी कण बिखरा दिखेगा और न कभी जूठन के रूप में अन्न को फेंका जाएगा। संयुक्त परिवार में जहां आत्मघाती प्रवृत्तियां पनपे, आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद, चोरी, झूठ, छल कपट, शक्ति की बर्बादी, दुर्व्यसन, अपव्यय आदि की वृद्धि होती रहे, वहां कलह, द्वेष, संताप, उद्विग्नता और पश्चाताप के सिवाय और किस बात की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे विक्षोभ और हताश के विषाक्त वातावरण में हर व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता से त्रस्त रहता है। असुरक्षा और आशंका से वह भयभीत, बेचैन और परेशान रहता है। ऐसी मनस्थिति निश्चय ही व्यक्ति को क्रमशः जिद्दी, चिड़चिड़ा, आलसी, संवेदनहीन, चिंताग्रस्त और कायर बनाती जाती है। स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, नींद उड़ जाती है, मानसिक शांति दुर्लभ हो जाती है। इस वातावरण में पनपने वाले बच्चों के सुकुमार मन पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिन रात की चकचक, हल्ला गुल्ला, झूठ, घृणा, अविश्वास, संदेह, दुराव का वातावरण उन्हें हीन विचार और निम्नगामी प्रवृत्तियों के सिवाय और क्या दे सकता है। संघर्ष यदि स्पष्ट और सुउद्देश्य प्रेरित होता है तो वह शक्ति देता है, पर सामने जिन्हें अपना बताना, जिनसे सहयोग, सद्भाव, अपनत्व का प्रदर्शन करना, उन्हीं के विरुद्ध पीछे पीछे जहर उगलना तथा घात लगाना, दांव पेच, गढ़ना, नोचना, झूठ और पाखंड का ही पाठ पढ़ाता है। ऐसा सम्मिलित परिवारों के वयस्क अपने झूठ और पाखंड में नन्हे बच्चों का जमकर उपयोग करते हैं। घर की सम्मिलित वस्तुओं को चुराने और चोरी छिपे बेचने में विशेषकर माताओं द्वारा लड़कियों की सहायता ली जाती है। स्पष्ट है कि यह लड़कियां चोरी में प्रवीण, संवेदनशील, झगड़ालू और ईर्ष्या से भरी बनती जाती है। गृहिणी बनने पर इनका क्या स्वरूप होगा यह अभी से स्पष्ट एवं निश्चित हो जाता है। वृद्धों की तो कलहपूर्ण सम्मिलित परिवारों में सर्वाधिक दुर्गति होती है। माता पिता और सयानों के प्रति भारतीय संयुक्त परिवारों में जो आदर का भाव रहता था वह शायद ही कहीं देखने को मिल पाता है। सामान्यतः अब उन्हें अनादर, उपेक्षा, असम्मान, अवमानना, कटुक्तियों तथा तिरस्कार का ही सामना करना पड़ता है। बेचारे वृद्ध माता पिता चाहते हैं कि हमारे जीते जीतो बंटवारे की नौबत न ही आए,
पर यह नेक इच्छा उन्हें बहुत महंगी पड़ती है। वे सदा सबको प्रसन्न रखने के प्रयास में सबके उल्हाने सुनते हैं, दुर्व्यवहार सहते हैं, हलाहल को नीलकंठ की तरह स्वयं पीते रहते हैं, कटुक्तियां चुपचाप झेलते हैं, कई कमजोरियों को मौन पीड़ा के साथ देखते संतुलन का प्रयास करते रहते हैं, छिपकर कर्ज लेने और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की यथासंभव चेष्टा करते रहते हैं। अपने खाने पीने तक की स्वयं चिंता नहीं रखते, दूसरों की उनकी ओर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ। यदि बंटवारा हो जाए तो भी इनकी दुर्दशा ही बढ़ती है। अपनी अपनी रसोई सब बांट लेते हैं। बुढ़े बुढ़ियों को 2 रोटियां भी आदर के साथ देने का किसी का समय नहीं मिलता। यह तो उन वृद्धों की बात हुई जो शालीन, संतुलित और नेक है, पर ऐसे भी बड़े बूढ़े कम नहीं जो असामान्यता के व्यवहार से वातावरण को विषाक्त बनाते हैं। परिवार में असमानता का आशय यह है कि एक कोटि के व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार न करना, किसी का पक्षपात और किसी की उपेक्षा करना। बहुत बार माता पिता ऐसा करने की भूल कर बैठते हैं कि बाजार से कोई चीज लाते हैं तो केवल अपने बच्चों में बांट देते हैं और दूसरे बच्चे देखते रह जाते हैं, और यदि उन्हें देते भी हैं तो अपने बच्चों से कम। माताएं नाश्ता देते समय अपने बच्चों को ज्यादा और दूसरे के बच्चों को कम देती है। बहुत बार तो वे चीजें छिपा कर रख लेती है और आंखें बचाकर अपने बच्चों को चोरी से खिला देती है। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा न करने से विषमता बढ़ती है और परिवार में फूट पड़ती है। आपस में तनाव तथा कहासुनी हो जाती है। परिवार का एक सम्मिलित कोष होना चाहिए जिसमें सबको अपनी कमाई यह सोचकर जमा कर देनी चाहिए कि मैं जो कुछ कमाता हूँ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए कमाता हूँ। मेरी सारी आय परिवार की आय है, उस पर मेरा कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। इस उदार भावना से न तो किसी के अहम भाव आएगा और न पारिवारिक व्यय की समानता पर क्षोभ आएगा, बल्कि अपने आप में गौरव का ही भाव उभरेगा कि मैं अपने परिवार के लिए अधिक उपयोगी हो रहा हूँ। और समान कमाई पर भी समान साधन सुविधाओं के अधिकार पर संतुष्ट रहना परिवार की एकता तथा सद्भाव बनाए रहने का एक सफल मंत्र है। इसका उपयोग किया ही जाना चाहिए। गृह कलेश के कारण क्या होते हैं, इस पर विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष सामने आता है कि बहुत छोटी छोटी बातों को तूल देने वाला छिछोरा अहम तालमेल न बैठा सकने की हेकरी, भावनात्मक असंतुलन एवं पारस्परिक अविश्वास ही इसके मूल में होते हैं और इसका परिणाम घर को नरक बना डालने के रूप में सामने आता है। शिक्षा के वर्तमान रूप का जब अधिक विस्तार नहीं हुआ था तब यह माना जाता था कि अशिक्षा ही गृह कलह का कारण है। यद्यपि हमारे देश में शिक्षा का औसत अभी भी बहुत कम है, तो भी पहले की तुलना में शिक्षितों की संख्या पर्याप्त हो गई है और इन शिक्षितों से तो उनका प्रभाव, परिणाम पारस्परिक सामंजस्य, संतुलन, माधुर्य और शांतिपूर्ण घरेलू वातावरण के रूप में सामने आना था, परंतु देखा विपरीत ही जा रहा। शिक्षित पति पत्नियों में आपसी मनमुटाव कुछ कम नहीं है और परिवार के अन्य सदस्यों से तो उसका तालमेल न बैठना सामान्य बात होकर रह गई है। गृह कलह धनियों में भी पाया जाता है, गरीबों में भी, सुशिक्षितों के बीच भी, अशिक्षितों के बीच भी, शरीर से तगड़े लोगों में भी आपसी घरेलू विवाद देखा जाता है और दुबले पतलों में भी। इससे यह स्पष्ट होता है कि घर की शांति, सामंजस्य और सद्भाव स्वास्थ्य, शिक्षा या संपन्नता पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करते। सफल सदगृहस्थ की भी सभी वर्गों, धनी गरीब, मोटे दुबले, शिक्षित अशिक्षित आदि सभी में पाए जाते हैं। देखा यह जाता है कि एक परिवार में तो शिक्षा आपसी समझदारी और संतुलन तथा उदारता का आधार बनती है,
दूसरे में वही बाल की खाल उधेड़ने वाली बौद्धिक खींचातानी तथा छोटी बात को फील करने यानी गहराई तक उसकी प्रतिक्रिया होने का आधार प्रस्तुत कर देती है। समुचित धन एक परिवार को नमक, तेल, लकड़ी की दिनों दिन चिंताओं से मुक्त कर उन्हें स्वाध्याय, पर्यटन, अनुभव विस्तार तथा समाज सेवा में सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है, तो उतना ही धन किसी परिवार में मौज मजा, दुर्व्यसन, अलगाव और दुराव का कारण बन जाता है। अच्छा स्वास्थ्य स्वाभाविक उत्सुकता और गतिशीलता से किसी परिवार में हर्ष विनोद का वातावरण बनाए रखने का आधार बनता है, तो अन्यत्र वही असंयमित देहावेग और उससे उत्पन्न निष्ठाहीनता, तनाव तथा संघर्ष का रूप ले लेता है। पारिवारिक आनंद के लिए अपेक्षित गुण मुख्यतः जीवन दृष्टि संबंधी है। सबसे पहला विचारणीय तथ्य यही है कि जीवन के बारे में सत्ता को एक प्रकाश किरण माना है या पानी का बुलबुला मात्र। जो जीवन के प्रति नास्तिक भाव रखते हैं उनमें भी पारस्परिक संतुलन संभव तो है, परंतु यह संतुलन किसी बड़े स्वार्थ के सामने कभी भी टूट सकता है। जबकि जीवन को दिव्य चेतना का अंश मानने वाले लोग किसी भौतिक उपलब्धि के लिए अपनी निष्ठाएं नहीं बदल सकते। जीवन दृष्टि से ही जुड़ी एक अन्य बात यह है कि जीवन की सार्थकता किसी क्रिया या क्षेत्र विशेष में मानी जा रही है अथवा जीवन की विविधताओं को स्वीकार कर चला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने किसी गुण विशेष में ही जीवन का निचोड़ नजर आता है, फिर वह लेखन हो, संगीत हो, सौंदर्य हो, नृत्य हो, कला हो या कुछ और हो, तथा साथ ही अपने इस गुण के सामने जो और किसी की कुछ नहीं सुनते, वे इस गुण विशेष में चाहे बहुत आगे बढ़ जाएं, परंतु समाज एवं परिवारों में वे अपने छोटे छोटे आग्रहों की पूर्ति के लिए बिछोह, विच्छेद, कलह, कटुता पैदा करने में हिचकते नहीं। जहां दूसरों की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत आवश्यकताएं भी अपने मामूली स्वार्थ, शोक या भाव तरंग के सामने हे मानने की प्रवृत्ति हो, वहां पारस्परिक सद्भाव कैसे टिक सकता है। जहां संकीर्ण स्वार्थपरता आती रहती है, वहां अविश्वास अवश्य होता है। अविश्वास भी एक प्रकार की नास्तिकता ही है, क्योंकि यह मानना है कि मैं स्वयं तो किसी भी स्थिति में गलती नहीं कर सकता और दूसरा गलतियों से बच नहीं सकता, ताकि एक बार भूल करने के बाद फिर उसे सुधार नहीं सकता। इससे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। पारिवारिक जीवन में ऐसे अवसर आते ही रहते हैं जब एक दूसरे के बारे में संदेह पनप जाने की स्थिति आ खड़ी होती है। यदि आपस में विश्वास रहे तो यह संदेह निसंकोच भाव से पूछकर जांचा परखा जा सकता है। ऐसा न करने पर भीतर ही भीतर पनपता फलता संदेह घृणा विद्वेष का विश्व वृक्ष बनकर प्रकट होता तथा विग्रह विरोध एवं बिलगाव के फल देता है। खाई बढ़ने का एक अन्य कारण यह है कि अपने ही धुन में मस्त रहकर दूसरे की जरूरतों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। यह उपेक्षा स्पष्टतः क्षुद्रता का परिणाम होती है। यहाँ तक देखा जाता है कि बाहर के अपने मित्रों परिचितों का हारी बीमारी, प्रसन्नता, हताशा की एक एक घटना में रुचि दिखाने वाले लोग अपने परिवार के दूसरे सदस्य को बीमारी, परेशानी या समस्या पर सिर्फ नाक भौं सिकोड़ते हैं। सहानुभूति, सहयोग की कभी जरूरत ही नहीं समझते। उपेक्षा, अविश्वास, स्वार्थपरता, अहमन्यता और संदेह ये सभी दोष जीवन दृष्टि से संबंधित है। जहाँ उदारता, सदाशयता, सामान्यता और सहानुभूति की भावना तथा विचार होगा, वहाँ ये परिस्थितियां टिक नहीं सकती। इसलिए सुखी परिवार के लिए बाहरी व्यवहार के सूत्र ढूंढने और उन पर यांत्रिक ढंग से अमल करने के काम चलने का नहीं है। मैनर्स ऑफ टेक्निक का अपना महत्व है। शिष्टता, भद्रता के तौर तरीके
आकर्षक एवं प्रसन्नतादायक होते हैं, लेकिन मात्र उतने से परिवार में आपसी सौमनस्य स्थापित नहीं हो सकता। जहां स्वार्थियों की आपसी टकराहट नहीं है, अधिक अवधि तक साथ रहना नहीं है, वहां सभा, सोसाइटी एवं भीड़ भाड़ में अथवा प्रारंभिक परिचय में तो शिष्टता के तौर तरीके भाते हैं एवं प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका असर तात्कालिक ही होता है, अस्थायी नहीं रह पाता। यदि सामने वाले के प्रति मन में अनादर और विश्वास आ जाए तो वही शिष्टता आडंबर प्रतीत होने लगती है। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के व्यवहार देखने परखने का भी भरपूर अवसर मिलता ही है। अपने प्रति अमुक सदस्य के मनोभाव क्या है, यह भी हर एक को ज्ञात होता रहता है। इसलिए वहां शिष्टता एवं व्यवस्था संबंधी नियमों, उपनियमों के निर्वाह भर से बात नहीं बन सकती। इन सब से ऊपर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भावनात्मक श्रेष्ठता और सच्ची आत्मीयता। यह आत्मीयता जीवन दृष्टि का परिणाम है, जहां मात्र भौतिक सुविधाओं ही जीवन की वास्तविक उपलब्धियां मानी जाएगी। वहां सीमित साधनों के कारण परस्पर एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा मानकर चला जाएगा। प्रतिस्पर्धा का भाव साधनों की प्रचुरता से मिटने वाला नहीं, क्योंकि तब प्रत्येक की सुखोपभोग की इच्छा भी उसी अनुपात में फैलती बढ़ती जाएगी। प्रतिस्पर्धा का भाव न रहा तो उदासीनता का भाव आ सकता है, क्योंकि मन की आसक्ति तो अपने लिए सुख सुविधा जुटाने की दिशा में रहेगी। दूसरों की अपने जैसे ही चिंता करने का अवकाश कहाँ रहेगा। हाँ, अपनी किसी ने तनिक भी उपेक्षा की तो जरूर माथा गर्म होने लगेगा। प्रतिस्पर्धा के नाम पर आत्मीयता का, भावनात्मक एकरूपता का भाव सही जीवन दृष्टि द्वारा ही आता है और बना रहता है। यह आत्मीयता रही तो तौर तरीकों में कभी चूक भी नहीं हो गई, तब भी तनाव बढ़ेगा नहीं। शिष्टाचार एवं व्यवस्था के नियमों की तकनीक बाह्य कलेवर है, आवश्यकता वह भी है। पारिवारिक स्वरूप उसी आधार पर सुंदर बनता है, पर किंतु आत्मीयता, एकरूपता की जीवन दृष्टि तो परिवार का प्राण है। उसके बिना पारिवारिक भावना जीवित ही नहीं रह सकती। अतः सर्वोपरि आवश्यकता परिवार के आधारभूत दर्शन को, सघन आत्मीयता को, प्रखर अनुभूति के स्वरूप को है। ऐसा जहां होता है वहां गृह कला कभी भी पनपता नहीं। जहां इसका अभाव होता है वहां पारिवारिक शांति कभी टिक नहीं पाती। जहां संयुक्त उत्तरदायित्वों का अनुभव करने, निभाने और सच्ची साझेदारी की भावना से काम करने की प्रवृत्तियां प्रबल होगी, वहां विघटन असंभव है।